हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब हम ग्रहों की पोजीशन देखते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हमारे कौन से ग्रह सबसे ताकतवर है, वो सबसे अच्छी डिग्निटी में है और कौन से हमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट देंगे। जनरली हम देखते हैं कि बेनिफिक्स बहुत अच्छी जगह पर हो, बेनिफिक्स ऊंचे के साइन में हो, दोस्ताना साइन में हो, अच्छे योगों में हो और फिर हम उम्मीद करते हैं कि बेनिफिक्स भी हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट दें। लेकिन ज़ोयाक के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं कि ज़ोयाक ने किस तरह से कुंडली बनाई है, 12 भाव कैसे बने हैं, 12 साइंस की स्ट्रक्चर कैसे हुई है, नवांश की स्ट्रक्चर कैसे हुई है और तरह तरह के राज हैं जो ज़ोयाक के ढांचे में, कुंडली के ढांचे में और नवांश में भी छुपे पड़े हैं। आज मैं आपके लिए एक राज लेकर आया हूं जो सतह पर बहुत जाहिर सा लगता है, लेकिन अपने अंदर बहुत सारे राजों की परतें छुपाए हुए है और ये उससे आता है कि अलग अलग ग्रहों के लिए नवांश कैसे बनाया गया है। और ये एक ग्रह जो बाकी सबसे हटकर है वो है चांद। और चांद के हटकर होने की वजह ये है कि जब आप देखते हैं कि ग्रह अलग अलग साइंस में कैसे ऊंचे होते हैं तो हम जानते हैं कि शनि तुला में ऊंचा होता है, सूरज मेष में ऊंचा होता है, बृहस्पति कर्क में ऊंचा होता है, बुध कन्या में ऊंचा होता है और हम ये भी जानते हैं कि चांद वृषभ में ऊंचा होता है। लेकिन जो चीज चांद को बाकी सबसे अलग करती है या एक आउटलायर बनाती है या दूसरे ग्रहों से एकदम अलग इकाई बनाती है, वो एक राज है जिसकी गहरी परतें उसी के अंदर बनी हुई है और वो ये कि चांद वृषभ में ऊंचा होता है। और फिर जब आप नवांश में देखते हैं कि वो कहाँ रखा है तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि जहां वो D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में ऊंचा होता है, वहीं नवांश में वो नीचा हो सकता है। तो जैसे सूरज लग्न चार्ट में मेष साइन में ऊंचा नजर आता है, हो सकता है कि सूरज नवांश में तुला साइन में नीचा हो। यही बात शनि के लिए। शनि लग्न चार्ट में तुला में ऊंचा दिख सकता है, लेकिन चांस है कि जब शनि तुला में ऊंचा है तो वो नवांश में अपने नीचे के साइन मेष में जा सकता है। यही बात बृहस्पति के लिए। बृहस्पति लग्न चार्ट में कर्क में ऊंचा हो सकता है, लेकिन वो मकर साइन में दिख सकता है, जबकि D1 में ऊंचा है, नीचा होकर या मकर साइन में नवांश में। चांद आउटलायर क्यों है? क्योंकि जब आप चांद को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जब चांद लग्न चार्ट में वृषभ साइन में ऊंचा होता है तो आपको चांद नवांश में वृश्चिक साइन में नीचा होता हुआ कभी नहीं दिखेगा। आपको ये कभी नहीं दिखेगा। इसके उलट आपको ये भी दिखेगा कि जब चांद लग्न चार्ट में वृश्चिक साइन में नीचा होता है तो वो नवांश चार्ट में कभी ऊंचा नहीं होगा। और ये एक राज है या एक देना सिर्फ चांद को दिया गया है, कोई दूसरा ग्रह नहीं। जब वो लग्न चार्ट में ऊंचा होता है तो उसे नवांश चार्ट में नीचा होने से रोका नहीं जाएगा, या उल्टा भी। ये देना सिर्फ चांद को दिया गया है, किसी और ग्रह को नहीं। और चांद को ये देना क्यों दिया गया है, इसके कई सबब हैं। पहली बात, ये एक नूरानी ग्रह है जो रूह का अक्स भी है। सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा चांद से परावर्तित होती है और इसलिए रूह का अक्स चांद है। और रूह, जैसा कि हम जानते हैं, चांद से सबसे ज्यादा जाहिर होती है, क्योंकि चांद को क्या कहा गया है? चांद को मानस कहा गया है, जो दिमाग और दिल दोनों है। हमारे जज्बात भी चांद में रहते हैं और सोचने की क्षमता भी चांद में रहती है। तो हमारे लिए दिमाग और दिल से ज्यादा अहम और क्या हो सकता है? क्योंकि यही तो हमें चांद बनाता है। चांद हमें सोचने की क्षमता देता है और चुनाव करने की ताकत देता है, और ये हमें दूसरों को पोषण देने का सहारा भी देता है, बिल्कुल माँ के रोल की तरह जो दिया गया है। और इसलिए माँ का रोल दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे ऊंचा है। तो जब आपको चांद लग्न चार्ट में ऊंचा मिले और वो नवांश में नीचा होने से इनकार कर दे, खास तौर पर जब वो वृषभ में ऊंचा है, तो साफ मतलब है कि अगर चांद वृषभ साइन में रखा है तो ये आपको एक देना है, क्योंकि ज़ोयाक उसे नीचा करने से इनकार करता है। क्योंकि अगर चांद मजबूत जगहों पर है, अगर चांद ऊंचा है, तो ये एक फ्री चॉइस है आपको दी गई। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो दूसरों को सहारा देने के लिए, दूसरों को पोषण देने के लिए। और ये आपको इसलिए दी गई है ताकि आप और समझो, साथ ही इंसानों को समझो
उन्हें पोषण दो, उन्हें सहारा दो, ताकि तुम ऊंचे हो जाओ, रूह ऊंची हो जाए और तुम रूह को बचा सको, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि परलोक में भी, और उसके जरिए परमात्मा को सीधे समझ सको। ये सिर्फ दूसरों की सेवा से होता है कि तुम परमात्मा की सेवा कर पाते हो, और बस यही एक रोल है जिसके लिए हम यहाँ हैं। हम यहाँ परमात्मा को ऊंचा करने के लिए हैं, और तुम परमात्मा को तभी ऊंचा करोगे जब तुम उस सेवा को ऊंचा करोगे जो तुम्हें दी गई है, और वो है सबकी सेवा करना। तो एक तरफ जहाँ चांद वृषभ में ऊंचा है, वो रोल तुम्हें माँ की तरह दिया गया है। तुम ये भी पाओगे कि जब चांद दूसरे दो साइंस में जाता है, यानी कन्या और मकर में, अगर चांद मकर या कन्या में जाता है, इन दोनों में से कोई भी साइन लग्न चार्ट में, तो चांद नवांश चार्ट में फिर कभी नीचा नहीं होगा। ये दूसरा राज है या तुम्हें दिया गया देना। अगर तुम्हारा चांद कन्या साइन में है, तो चाहे चांद किसी भी साइन में जाए, कन्या साइन में अगर वो दुष्टानों में भी चला जाए, मिसाल के तौर पर चांद मेष लग्न वाले जातक के लिए कन्या साइन में जाता है, या चांद कन्या साइन में 8वें भाव में जाता है, या चांद कन्या साइन में 12वें भाव में जाता है तुला लग्न वाले जातक के लिए, तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए कि चांद मुसीबत में है। ये तुम्हें कुछ टेंशन दे सकता है, कुछ चुनौतियां दे सकता है, कुछ मसले दे सकता है, कुछ उथल पुथल, कुछ उतार चढ़ाव, कुछ बेचैनी दे सकता है। लेकिन चांद फिर भी बहुत बहुत ताकतवर है, क्योंकि नवांश में ये अब भी तगड़ी ताकत लेकर आएगा। ये नवांश में नीचा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नवांश को क्या समझते हैं? हम नवांश को एक बारीक प्लेसमेंट समझते हैं, एक बारीक बंटवारा, एक बारीक तरीका की लग्न चार्ट में हमें जो ताकत दी गई है उसका इजहार कैसे होता है। तो जब आप ग्रह की ताकत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और फिर उसे देखते हैं, तो वही आपको नवांश में मिलता है। और माइक्रोस्कोपिक विजन में चांद ग्रह के डीएनए लेवल के इजहार में कन्या साइन में और मकर साइन में वो नवांश चार्ट में नीचा होने से इनकार कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है और इसके पीछे क्या राज है? इसका बड़ा ओरिएंटेशन क्या है? पहली बात, कन्या साइन क्या है? कन्या साइन छठा भाव है सेवा का। यानी कि अगर तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो, अगर तुम्हारा चांद छठे भाव में या कन्या साइन में जाता है, तो तुम्हारा चांद अभी भी ताकतवर है, क्योंकि उसे क्षमता दी गई है और हमदर्दी देने का गुण दिया गया है, दूसरों को सहारा देने का, दूसरों को पोषण देने का। तो अगर तुम्हारा चांद कन्या में जाता है, तो ये तुम्हारे लिए एक मौका है दूसरों को सेवा देने का, दूसरों की सेवा करने का और ऊपर उठने का, न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि रूहानी बुलंदी में भी। तो ये हमें सेवा करने के लिए दिया गया एक देना है, क्योंकि कन्या या छठा भाव भृगु भाव भी है और ये सेवा का सबसे बड़ा साइन है। तो अगर चांद कन्या साइन में जाता है, तो उसका इस्तेमाल करो दूसरों के बेहतर पोषण के लिए, दूसरों की सेवा करो, फिर तुम पाओगे, और किसी और चीज की चिंता मत करो। अगर चांद कन्या साइन में है, तो मटीरियल एसेट्स के बारे में, रिश्तों के बारे में, क्या हो रहा है तुम्हारे करियर में, तुम्हारी नौकरी में, क्या हो रहा है तुम्हारी सेहत में, बस सेवा करने पर ध्यान दो और तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी चुनौतियां एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी। क्योंकि कन्या में चांद तुम्हारे सब संचित कर्मों को धो डालने के लिए एक बड़ा बोना भी है। सब संचित कर्म क्यों? क्योंकि कन्या साइन क्या है? कन्या साइन छठा भाव है। और संचित कर्म का भाव कौन सा है? संचित कर्म का भाव 5वां भाव है। 5वां भाव छठे भाव से 12वां है, यानी छठे भाव का नुकसान 5वें भाव में देखा जाता है। तो तुम्हारे सब संचित कर्मों का नुकसान छठे भाव से आता है। इसलिए छठा भाव भृगु भाव भी है, सेवा करने का भाव। तो जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो खुले दिल से, बिना किसी रिवॉर्ड की तरफ देखे, बिना ये देखे कि ज़ोयाक मुझे क्या देगा, पूरी हमदर्दी के साथ एक माँ की तरह जो बच्चे को बिना रिवॉर्ड के बारे में सोचे पोषण देती है, वो करो। बस उसी पर ध्यान दो। तुम अपने करियर पर ध्यान दो सकते हो, अपने रिश्तों पर भी ध्यान दो सकते हो और मटीरियलिज्म पर भी, लेकिन जब दूसरों की सेवा करो, खुले दिल से सेवा करो और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य दूसरों की सेवा करना बनाओ, न कि कुछ
और तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी चुनौतियां एक एक करके धुल जाएंगी। चाहे कितनी भी बुरी दूसरे ग्रहों की प्लेसमेंट हो, कन्या में चांद या छठे भाव में चांद, छठे भाव में चांद वृश्चिक साइन में भी, फिर भी काफी ताकतवर है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में कन्या की एनर्जी होती है और चांद का उसमें जाना चांद के लिए भी इतना खास साइन है। मकर साइन क्या है? मकर साइन तुम्हारा कर्म है। हम इस दुनिया में अपना कर्म करने आए हैं, वो कर्म जो हम आगे ले जा रहे हैं, और ये 10वां भाव भी है। तो प्रारब्ध कर्म का भाव, प्रारब्ध कर्म का भाव कौन सा है? 9वां भाव। प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो हमें इस दुनिया के लिए दिया गया है। इस दुनिया के लिए वो कर्म क्या है जो हमें इस दुनिया में करना है? वो है प्रारब्ध कर्म। किसी भी भाव का दूसरा भाव उस भाव की कमाई है, उस भाव का इनाम है। इसलिए लग्न का दूसरा भाव कमाई है, रोजगार है, बचत है। इसी तरह 10वां भाव 9वें भाव का दूसरा भाव है प्रारब्ध कर्म का। तो इस दुनिया में तुम जो भी कर्म करते हो, उसकी कमाई तुम्हें 10वें भाव में मिलेगी, और 10वां भाव सबसे अहम भावों में से एक है। दरअसल चारों भावों में सबसे ताकतवर भाव, लग्न से भी ज्यादा ताकतवर 10वां भाव है, जो केंद्र भाव भी है। और कालपुरुष लग्न का मालिक या शासक मंगल कहाँ ऊंचा होता है? मंगल मकर साइन में 10वें भाव में ऊंचा होता है। तो कालपुरुष खुद कर्म के साइन में 10वें भाव में ऊंचा हो रहा है। तो चांद, दिल, रूह का अक्स भी एक तरह से मकर में बहुत बहुत ताकतवर हो जाता है, क्योंकि फिर वो नवांश में नीचा होने से इनकार करता है। और अगर चांद मकर में जाता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चांद वहां जा रहा है, तुम्हारा दिमाग जा रहा है, तुम्हारा दिल तुम्हारे कर्म से जुड़ रहा है। ये एक देना है तुम्हें दिया गया कि तुम अपने कर्म से पूरी तरह जुड़ जाओ। अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने फर्ज पर ध्यान दो और अपने आप को ऊंचा करो। और 10वां भाव क्या है? 10वां भाव चांद से 7वां भाव भी है। माँ क्या करती है? माँ अपनी तरफ नहीं देखती, वो बच्चे की तरफ देखती है। बच्चा वो शख्स है जो माँ के सामने या माँ के आमने सामने खड़ा होता है। तो जब चांद मकर साइन में खुद से 7वें भाव में जाता है, तो ये तुम्हें दिया गया एक देना है कि अपना कर्म करो, फर्ज पर ध्यान दो। तुम ये भी देख सकते हो कि मैं कौन सा करियर करूं, मुझे क्या मटेरियल मैनिफेस्टेशन मिलेगा, मेरे रिश्ते कैसे हैं, ये सब तुम साथ साथ कर सकते हो। लेकिन अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने इजहार पर ध्यान दो, अपना सारा ध्यान अपने कर्म पर लगाओ और उससे हटो मत। अब एक और राज मैं तुम्हें दूंगा, एक बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा। तुम्हें चाहे जो भी चुनौतियां हो रही हो, जो भी टेंशन हो रही हो, सबसे बड़ी मानसिक चुनौतियां हो रही हो, ये करके देखो। अगर तुम अपने परिवार में किसी को जानते हो, अपने दोस्तों के घेरे में किसी को जानते हो, तो ये छोटी सी एक्टिविटी करो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और मैं वायदा करता हूँ बहुत हद तक सबसे तगड़ी से तगड़ी पीड़ा, टेंशन और यहाँ तक कि मानसिक चुनौतियाँ बहुत हद तक तुम देख पाओगे कि तुम उन पर काबू पा सकते हो या कम कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो या उन पर जीत भी हासिल कर सकते हो। ये इस बात से आता है कि दिमाग कैसे काम करता है। शरीर इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस पर काम करता है, और जैसे घर में हम अप्लायंस को अर्थ करते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और हमारे पास अर्थिंग नाम की चीज भी होती है। अर्थिंग वायर क्या करती है? अर्थिंग वायर ऊपर पर होती है। तो जब तुम्हारे पास 3 पिन वाला प्लग होता है, तो बाँ और दाँ वाला न्यूट्रल या पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और जो ऊपर वाला होता है उसे अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग हमें शॉक लगने से बचाने के लिए होती है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को जमीन में डालने पर मजबूर करती है। तो शरीर के लिए अर्थिंग क्या है? जब हमें करंट लगता है, अगर तुम रबर की चप्पल पहने हो या ऐसी कोई चीज जो बिजली पैदा या संचालित नहीं कर रही, तो क्या होता है? बिजली जमीन में नहीं जाती और हमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पहना है जो बिजली संचालित नहीं करता। तो शरीर से बिजली अर्थ करने के लिए तुम्हारे शरीर के दोनों सिरे जमीन से छूने चाहिए। तो तुम ये सबसे अच्छा कब कर सकते हो? जब तुम्हारे पैर जमीन से छू रहे हो और तुम्हारा सिर जमीन से छू रहा हो। सबसे अच्छी एक्टिविटी 2 एक्टिविटीज हैं जो की जाती है। एक में जब मुसलमान अपनी नमाज पढ़ते हैं
तो वो कई काम करते हैं। वो अपने हाथ उठाएंगे और अपने हाथों को कमर पर बांध लेंगे, फिर वो घुटनों पर झुकेंगे और फिर वो एक चीज करेंगे जिसे सजदा या सुजूद कहते हैं। वो घुटनों पर होंगे और अपने दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे और अपनी पेशानी जमीन से लगाएंगे। इसी तरह सिख जब गुरुद्वारे जाते हैं तो वो भी माथा टेकना करते हैं, जो मुसलमानों के समान ही है। वो भी झुकते हैं, घुटनों पर जाते हैं और पेशानी जमीन से लगाते हैं। अब ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा करता है, यानी तुम्हारे पैर जमीन से छू रहे हैं और तुम्हारा सिर जमीन से छू रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा बिजली तुम्हारे शरीर से बह रही है, जो दिमाग के संतुलन को बिगाड़ रही है, वो सारी एक्स्ट्रा बिजली अर्थ हो जाती है, तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ये वैज्ञानिक वजह है। ज़ोयाक की वजह यह है कि जो भी एनर्जी के एक्स्ट्रा चैनल तुम ले जा रहे हो, एनर्जी के ब्लॉकेज जो तुम ले जा रहे हो, ची जो तुम ले जा रहे हो, सब कुछ ग्राउंड हो जाता है और तुम्हारा दिमाग ज्यादा संतुलित हो जाता है। अगर बिजली की मात्रा कम है तो ज्यादा एनर्जी तुम्हारे शरीर में आती है और फिर एनर्जी का संतुलन नहीं रहता। तो ये करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन और डिप्रेशन है तो ये करके देखो। अगर तुम ऐसे शख्स हो जिसे इस मदद की जरूरत है, या ये किसी को दे दो या बताओ उस शख्स को जिसे तुम्हें लगता है मदद चाहिए, उन्हें बताओ। सुबह जब वो उठे, सबसे पहले कि उन्हें क्या करना है, बिस्तर से तुरंत बाहर न निकलें। बिस्तर पर बैठ जाएं और माथा टेकना या सजदा करें, जो भी कहना चाहो। 10 मिनट तक करें। फिर उठें और बिस्तर पर 2-3 मिनट बैठें। फिर से माथा टेकना या सजदा करें या अपना सिर, पेशानी जमीन से लगाएं, फिर 10 मिनट के लिए। तो सुबह 3 बार ऐसा करें। फिर उठें और अपनी सारी गतिविधियां करें। दूसरी चीज, बिस्तर पर जाने से ठीक पहले ये फिर से करें, माथा टेकना या सजदा, जो भी कहना चाहो, अपने पैरों, अपने हाथों और घुटनों के बल बैठकर पेशानी जमीन से लगाना, 10 मिनट उसी पोजीशन में रहना, उठना 3 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट पेशानी जमीन से लगाना, उठना 3 मिनट के लिए, ऐसा 3 बार करना और फिर सो जाना। ये सुबह 1 बार करो और ये शाम को सुबह उठने के तुरंत बाद और बिस्तर पर जाने से ठीक पहले करो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ करो जो तुम्हारे डॉक्टर तुम्हें सलाह दे रहे हैं। अगर तुम कोई दवा या कुछ और ले रहे हो, लेकिन ये भी करो और तुम देखोगे तुम अपने शरीर में, अपनी तबीयत में, अपनी जिंदगी बिताने के तरीके में तुम कितने पॉजिटिव हो, तुम अपने से टेंशन को कैसे दूर कर पाते हो, इसमें चमत्कारी बदलाव देखोगे। दूसरी बात, मैंने ये अपनी दूसरी वीडियो में भी कहा है, जिसे माँ ऑफ ऑल सॉल्यूशंस कहते हैं। माँ का आशीर्वाद लो। अपनी माँ को कभी नाराज मत करो। हम सबको चुनौतियां हो सकती हैं, कुछ को ज्यादा, कुछ को कम, कुछ को नहीं भी, लेकिन कुछ को मसले भी हो सकते हैं, शिकायतें भी, कुछ को बहुत बहुत गहरी राय के फर्क भी हो सकते हैं। लेकिन माँ का फेवर लो या माँ का आशीर्वाद लो, या बस अपनी माँ से कहो कि तुम्हारे लिए दुआ करे। अगर किसी वजह से तुम ये नहीं कर सकते या तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है, किसी वजह से तुम्हारे संपर्क में नहीं हो, तो ये अपने परिवार की बुजुर्ग औरतों के लिए करो, या समाज की बुजुर्ग औरतों के लिए करो, या बुजुर्गों के घर में बुजुर्ग औरतों की टीम के लिए। और तीसरा, हर शख्स के साथ बहुत नरमी से पेश आओ। हर किसी के साथ हमदर्दी से पेश आओ। दूसरों का सहारा बनो। अपने दिल में कभी भी कोई नेगेटिव चीज मत रखो। अपने दिल में जहर मत रखो। तुम्हारे दिल का जहर खुद चांद को जहर दे रहा है, तुम्हारे दिमाग को भी जहर दे रहा है। बस इन 3 चीजों का ध्यान रखो और फिर तुम अपने चांद को मजबूत कर पाओगे, उस ताकतवर ताकत को मजबूत करोगे जो तुम्हें दी गई है, और तुम बहुत सारी खुशहाली पाओगे। चांद तुम्हारे चौथे भाव का मालिक भी है। चौथा भाव तुम्हारी संपत्तियों का भाव है। घर, जमीन, वो सब चीजें जो तुम अपने आसपास देखते हो, सब चौथे भाव से जुड़ी है। और चौथा भाव तुम्हारी घरेलू शांति और तुम्हारी खुशी का भाव भी है। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो, अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हो, संपत्तियां चाहते हो, वो सब चीजें जो दुनिया तुम्हें मटीरियल खुशी के तौर पर दे सकती है, अपने चांद को मजबूत करो
और तुम पाओगे कि बहुत सारी चीजें अपनी जगह आ जाएंगी। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखो, चांद की प्लेसमेंट को बेहतर समझो, चांद के इजहार को बेहतर समझो, क्योंकि अगर तुम्हारा चांद लग्न चार्ट में ऊंचा है तो वो नवांश में कभी नीचा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर चांद लग्न चार्ट में नीचा है तो वो नवांश चार्ट में कभी ऊंचा नहीं होगा। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो हमें दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे जिनका लग्न चार्ट में वृश्चिक साइन में चांद है। वो मटेरियल रूप से बहुत अच्छा करते हैं। साथ ही बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, अमीर, बहुत अमीर लोग, बहुत कामयाब लोग, उनका चांद वृश्चिक में भी होगा, अलग अलग भावों में, और कभी 11वें भाव में या लग्न में या तीसरे भाव में। तो मटेरियल रूप से ये तुम्हें दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूह के लेवल पर है, दिमाग के लेवल पर है। तो ये तुम्हारे लिए कटा हुआ काम है। अगर तुम्हारा चांद लग्न चार्ट में वृश्चिक साइन में है तो ये तुम्हें ज्यादा काम दिया गया है, जिसका मतलब सेवा करने का बड़ा मौका, हमदर्दी करने का बड़ा मौका, दूसरों को पोषण देने का बड़ा मौका, दूसरों का ख्याल रखने का बड़ा मौका, क्योंकि तब तुम अपने कर्म का भी ख्याल रखोगे। क्यों? अगर तुम इन 3 साइंस को देखो, चौथा साइन जो कर्क है, 8वां साइन जो वृश्चिक है और 12वां साइन जो मीन है, जो बीच का नवांश है, क्योंकि हर साइन के 9 हिस्से होते हैं, जो बीच का नवांश या बीच का पद है इन तीनों साइंस में से। तो कर्क के 9 पदों में से, वृश्चिक के 9 पदों में से और मीन के 9 पदों में से बीच का पद हमेशा वृश्चिक होता है। कर्क के 9 पदों को देखो, 5वां पद देखो, तुम पाओगे कि ये वृश्चिक पद है। वृश्चिक साइन को खुद देखो, 9 में से बीच का पद देखो, 5वां पद वृश्चिक है। और मीन साइन में भी 5वां पद वृश्चिक है, जिसका मतलब है कि मोक्ष के लिए मोक्ष के सबसे बड़े साइंस कर्क, वृश्चिक और मीन है। इन तीनों के बीच का हिस्सा वृश्चिक पद है, यानी इसमें वृश्चिक एनर्जी है। तो मोक्ष का सबसे तगड़ा इजहार वृश्चिक साइन से आता है, जब तुम चुनौतियों पर काबू पाने में कामयाब होते हो और तुम फिर भी दूसरों का सहारा बन पाते हो, तुम फिर भी अपना फर्ज कर पाते हो। तो वृश्चिक में चांद एक तरफ मोक्ष पाने का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि इन मोक्ष भावों की सबसे ताकतवर पोजीशन वृश्चिक एनर्जी है। तो तुम्हारे लिए मोक्ष पाने का सबसे बड़ा मौका अगर चांद वृश्चिक में है। दिल छोटा मत करो कि मेरा चांद नीचा है। इसे अपने लिए एक पॉजिटिव प्लेसमेंट देखो, ताकि तुम अपनी चुनौतियों पर काबू पा सको, इस दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सको खुले दिल से, फिर भी शुक्र से भरे हुए, और उसके जरिए दूसरों की सेवा कर सको। अपने बारे में इतना न सोचो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बिताते हो? नॉर्मल जिंदगी बिताने की कोशिश करो, काम पर जाओ, अपने रिश्ते रखो, मटीरियलिज्म के पीछे भागो, ये सब करो, लेकिन अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों की मदद करने में लगाओ जो तुमसे कमतर हैं या जो तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं है किसी भी तरह से। चाहे तुम कितने भी बदकिस्मत क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमसे ज्यादा मायूस है, तुमसे ज्यादा भ्रमित है, तुमसे ज्यादा टेंशन और मुश्किलों में है। उन लोगों का ख्याल रखो, उन लोगों का सहारा बनो, उनके लिए हमदर्दी का दिल रखो, और तुम पाओगे कि वृश्चिक में चांद खुद मोक्ष के लिए सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर प्लेसमेंट्स में से एक है। तो दोस्तों, चांद की प्लेसमेंट अपनी कुंडली में समझो, चाहे वो वृषभ साइन में ऊंचा हो या वृश्चिक साइन में नीचा हो या किसी भी साइन में, लेकिन इसे कन्या और मकर में बहुत अच्छे से समझो, और इनके जरिए और दूसरी प्लेसमेंट्स के जरिए भी कृपया समझो कि ये तुम्हें दिया गया एक मौका है। और अगर तुम पाओ कि दूसरे हैं, तो कृपया उन्हें वो एक्टिविटी बताओ जो मैंने तुमसे चांद के बारे में कही, और वो दूसरी चीजें भी जो उनकी शख्सियत में, उनके अंदाज में उन्हें करने की जरूरत है, और तुम पाओगे कि जिंदगी लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी बन जाएगी। ये तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए एक आसान जिंदगी होगी, और ये एक ज्यादा खुशहाल जिंदगी भी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। किसी और समय तक, किसी और वीडियो के साथ, ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ।
नमस्कार।